वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, होल्डिंग कंपनी अकाउंट। तो देखते हैं ये होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स क्या है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या है। अ कंपनी में एक्वायर्ड आइदर होल और मेजॉरिटी ऑफ शेयर ऑफ अनदर कंपनी टू हैव कंट्रोल इन दैट कंपनी। मतलब क्या कि कोई एक कंपनी को दूसरी कंपनी एक्वायर्ड करनी है, पूरी या आधी, मतलब पूरा कंट्रोल, पूरे उसके शेयर्स हमें लेने हैं या फिर थोड़े शेयर्स उसके लिए रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से 80% के शेयर्स हमें लेने हैं। इससे क्या होगा, जो कंपनी ने खरीदा है दूसरे कंपनी को, उस पे पूरा कंट्रोल रहेगा। सो इस कंपनी को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी पे कंट्रोल किया है हमने, उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। ओके, एंड बोथ नोन एज अ ग्रुप। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि अकाउंट बनाते वक्त, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी होल्डिंग कंपनी है और कौन सी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। और इन दोनों कंपनी को कहते हैं ग्रुप। इससे देखो होता है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। इसका मतलब एक कोई तो बड़ी कंपनी होती है और उसने छोटे छोटे कंपनी पे कंट्रोल किया होता है। सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ कंपनी। whose share have been acquired is known as a subsidiary company। जिसके शेयर्स हमने लिए हैं उसे हम कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। मतलब ये रिलेशन कैसे होता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, ये बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब ये बड़ी कंपनी ने 85% इसका शेयर्स लिया है, तो ये कंपनी का शेयर्स कितना बचा, 50। देखो ये कंपनी, ये जो बड़ी कंपनी दिख रही है आपको, तो ये बड़े कंपनी ने ये सामने वाली ये जो कंपनी है उसके 85% क्या किया है, शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, मतलब लिए हैं। तो इसे कहेंगे हम होल्डिंग कंपनी और इसे कहेंगे हम सब्सिडरी कंपनी। गॉट इट? बिकॉज ये अब ये क्या हो गई है, ये जो कंपनी है ये पेरेंट्स कंपनी हो गई है और ये जो कंपनी है ये चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड कंपनी हो गई है। गॉट इट? तो अब इस पे 85% किसका हक होगा, इस होल्डिंग कंपनी का। अंडरस्टूड? चलो धीरे धीरे हम समझेंगे कि क्या है ये। अब इसका पर्पस क्या है, हम क्यों ये टेक ओवर करते हैं, बड़ी कंपनी को क्यों छोटी छोटी कंपनी एक्वायर्ड करनी होती है, तो इसके पर्पस देखते हैं। सो पहला पर्पस है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। ऑफ कोर्स अगर आपके सामने 2-3 कंपनी सेम वही बिजनेस कर रही है तो थोड़ा तो इनसिक्योर लगेगा आपको, कंपटीशन होगी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, जो नई नई है छोटी छोटी कंपनी लेकिन अच्छा कर रही है, उनको क्या करती है, अपने पास खींचती है, मतलब उनके शेयर्स खरीदती है और ऑटोमेटिकली अपने अंडर कंट्रोल में लेकर आती है। इससे कंपटीशन क्या होती है, गायब हो जाती है। नेक्स्ट, एंजॉइंग इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर हमने ऐसे 4-5 कंपनी पे कंट्रोल किया तो बस हमारा ही पूरा उस पे वो इकोनॉमिक्स पे कब्जा होगा, हमारा ही नाम होगा। गॉट इट? सो हम इसमें से इकोनॉमिक क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंश्योरिंग स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इससे क्या होगा, अगर यही मार्केट में सबसे बड़ा दादा है, सबसे बड़ा लीडर है, तो श्योरली सप्लाई इसको ही होगा, क्योंकि बाकी के तो जो कंपनी है वो उसके ही अंडर है। तो इसे स्मूथ सप्लाई होगा, किसे, होल्डिंग कंपनी। इसलिए होल्डिंग कंपनी क्या करती है, ट्राई करती है कि उसके ही सेम प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेम मैन्युफैक्चर रिलेटेड कंपनीज को ओवरटेक करती है। नेक्स्ट क्या होता है, गेटिंग एश्योर्ड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स अब अगर वो ही पूरे मार्केट में लीडर है, बाकी सब कंपनियां उसके अंडर है, तो क्या है, उसको कस्टमर्स भी मिलेंगे, सब कस्टमर उसके ही कंपनी का माल प्रोडक्शन लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। गॉट इट? सो वन ऑफ द कॉमन वे ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू एक्वायर। अब ये तो हो गया, फायदा तो देख लिया, लेकिन अब ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सो यहाँ पे 2 टाइप्स है, मतलब मोर देन हाफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी। हमारे पास एक रास्ता है कि सामने वाली कंपनी का मोर देन हाफ, मतलब मोर देन 50% हमें क्या लेना है, उसके इक्विटी शेयर, सी इक्विटी शेयर्स लेने हैं। कौन से, नॉमिनल वैल्यू। ये याद रखनी है कंसेप्ट, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये सब हमें काम आएगा,
ठीक है। तो हम एक तरीका हमारे पास है कि हमें जो कंपनी पे कंट्रोल करना है, जो कंपनी खरीदनी है, उसके हमें मोर देन 50% इक्विटी शेयर लेने होंगे, तो हम उस पे क्या कह सकते हैं, हमारा हक कह सकते हैं। ओके, सो नाउ देयर आर टू वेज कैसे कंट्रोल कर सकते। एक वे है कि उसके सब असेट एंड लायबिलिटी, वो जो कंपनी हम खरीदने वाले हैं उसके सब असेट एंड लायबिलिटी आप क्या करो, एक्वायर्ड करो, मतलब क्या करो, परचेज करो। एक्वायर्ड का मतलब गेट या परचेज। So one way is to acquire all the asset and liability of the company concerned, thereby securing control by ownership of सब asset and liability. इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है एब्जॉर्प्शन। इसमें हमें सब असेट एंड लायबिलिटी उसकी लेनी होती है। ठीक है, दूसरा वे क्या है, अनदर वे इज टू एक्वायर ऑल और मेजोरिटी। एक तो पूरे के पूरे शेयर्स उसके खरीदो, या मेजोरिटी मतलब 50% एंड अबव। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। ठीक है, 50% एंड मोर मतलब 51% से लेके 100% ऑफ वोटिंग शेयर ऑफ दिस कंपनी। तो इस तरीके से दो तरीके हैं हम कोई कंपनी पे कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो उसके असेट एंड लायबिलिटी लो, जिसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो अभी हमें फिलहाल इसका नहीं देखना है। सेकंड है कि हम उसके शेयर खरीदे मोर देन 50%, तो वो भी उस तरीके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं होल्डिंग कंपनी के चैप्टर में। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी ट्रू एंड फॉल्स के लिए पूछ सकते हैं कि कैसे। तो देखो, बी कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल 1 लाख डिवाइड इनटू शेयर ऑफ 10, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इज 10,000। ठीक है, बी कंपनी के पास शेयर है 1 लाख के, जो 10 रुपए में डिवाइड, मतलब उनका नॉमिनल वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने, 10,000। इफ ए कंपनी acquire 6,000 share, then A company will call the holding company and B will be called as a subsidiary। देखो 10,000 है, ठीक है, 10,000 में से 50%, तो ये 5,000। लेकिन जो A कंपनी है ना, उसने 5,000 नहीं 6,000, मतलब मोर देन 50% से ज्यादा कंपनी के क्या किए, शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, तो 6,000। तो जो सब्सिडरी कंपनी है उसके पास 4,000 ही शेयर्स है, और जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास कितने शेयर है, 6,000। तो ऑफकोर्स किस पे किसका कंट्रोल होगा, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, तो ऑफकोर्स ए कंपनी का होल्डिंग बी पे होगा। अंडरस्टूड? सो इट्स अ called holding company, मतलब A company will known as a holding company and B as a subsidiary company. Understood? Okay. Now, अब second example देखो, X company limited purchased 4,000 share in a Y company. The share capital of the Y company consists 10,000 share. अब देखो, X कंपनी ने परचेज किया, मतलब ये X कंपनी है, ये Y कंपनी है। Y कंपनी के पास 10,000 शेयर है। अब X कंपनी को क्या करना है, इस पे कंट्रोल करना है, तो X कंपनी ने इसके पास से 4,000 के शेयर खरीदे, मतलब सिर्फ 40% खरीदे। अभी भी Y कंपनी के पास, ये Y कंपनी है, अभी भी Y कंपनी के पास 6,000 शेयर है, तो अभी भी पूरा कंट्रोल X पे आया है क्या, नहीं। अगर X को पूरा Y पे कंट्रोल चाहिए तो मोर देन 50%, मतलब कम से कम 10,000 का 50 कितना होता है, 5,000, कम से कम 5,000 एंड अबाउ शेयर परचेस करने होंगे, तब जाके X कंपनी विल नोन एज अ होल्डिंग कंपनी एंड Y कंपनी विल बी अ सब्सिडरी कंपनी। बट इस केस में ऐसे नहीं है, इस केस में सिर्फ 4,000 ही हमने खरीदे, सो यहाँ पे X कंपनी है, होल्डिंग कंपनी नहीं है, सो देयर विल बी नो रिलेशन इज एस्टैब्लिश। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए वगैरह आ सकता है, ठीक है, वो एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे इज इट केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, नो इट इज नॉट अ केस ऑफ होल्डिंग कंपनी, बिकॉज यहाँ पे रिलेशन ही मेंटेन नहीं हुआ है। कंडीशन क्या है, मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर्ड करने चाहिए, तब जाके होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन होगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, F company holding 5,000 share out of 10,000.
ठीक है, 10,000 में से 5,000 F कंपनी है. Each Q company since the holding and nominal value is not more than 50, फिर से यही हो गया ना, 10,000 शेयर है बट इसमें 5,000 इसके एंड 5,000 इसके, तो इसमें भी ऐसे रिलेशन नहीं है मेंटेन हो सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है 50% एंड अबाउ, मतलब 51% तो होना ही चाहिए, तब जाके ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन होगा. ये तो इक्वल हो गए कंपनी, तो यहाँ पे भी रिलेशन मेंटेन नहीं होता है. ठीक है, सो रिलेशन कब मेंटेन होगा, जब कोई कंपनी मोर देन 50% शेयर्स खरीदेगी सामने वाली कंपनी के, तब. ओके, अब हमें इसमें क्या क्या बनाना है, तो इसमें हमको कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. तो इसके एडवांटेज क्या है ना, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, तो सिंपल है ना. आपने देखा एग्जांपल, एक्स कंपनी ने वाई पे कंट्रोल किया, तो अब एक्स कंपनी के पास तो ऑफकोर्स असेट एंड लायबिलिटी तो होगी, लेकिन वैसे ही वाई कंपनी पे भी तो असेट एंड लायबिलिटी होगी. ठीक है, इसके इनकम एक्सपेंसेस होंगे, इसके भी तो इनकम एक्सपेंसेस होंगे, इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, इसके भी तो रिजर्व्स एंड सरप्लस होंगे, इसका ये साल का प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, इसका भी तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस होगा. गॉट इट. तो अब ये कंपनी क्या हो गई है, कंट्रोल में आ गई है, तो शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट होता है कि भैया हमारी जो एक्स कंपनी ने जिसपे वाई पे कंट्रोल किया है उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसके असेट लायबिलिटी क्या है. गॉट इट. तो ऐसे वक्त एक्स कंपनी को क्या करना होता है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी होती है, ताकि उसके शेयर होल्डर को पता चले कि वो कंपनी जो एक्स कंपनी जिसने कंट्रोल किया है वाई पे, वो कंपनी कैसी है, सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है. तो हमें अब ये इन दोनों को मिला के एक क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन. कंसोलिडेट करना मतलब एकत्र करना, एक साथ करना. अंडरस्टूड. डोंट वरी, धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसके एडवांटेज क्या है, द होल्डिंग कंपनी विथ सब्सिडरी one business unit although they function separate legal entity. ठीक है, अब हो गए दोनों एक हो गए. हाँ, काम तो दोनों अलग अलग ही करेंगे, मतलब ये फैक्ट्री इधर है एक्स की, ये वाई की है, इसका बिजनेस एक्स का बिजनेस करेगा, वाई का करेगा. हाँ, ऑफ कोर्स एक्स का कंट्रोल वाई पे होगा, लेकिन दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज है. ठीक है, सो ऐसे वक्त दोनों का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इसकी असेट इसकी लायबिलिटी, तो हमें क्या करना है, ये एक वन यूनिट बताना है, तो इसके लिए हमें मिक्स बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, नेक्स्ट, द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी गेट complete and full disclosure of the interest of holding company. Of course, अब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी ली है, तो जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है उन्हें भी तो इंटरेस्ट होता है कि भैया हमारी कंपनी ने कोई XYZ कंपनी क्या की है, कंट्रोल्ड की है, तो उसका बिजनेस क्या है, उसकी एग्जैक्टली एसेट लायबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो ये शेयर होल्डर को भी इंटरेस्ट होता है. इसलिए हमें क्या बनाना होता है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या, बैलेंस शीट. ओके, now the third is the shareholder get a better idea and picture of investment in the subsidiary which represent by net asset position. सेम जैसे ऊपर था वैसे भी नीचे, शेयर होल्डर को भी एक आइडिया होती है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी. ठीक है, होल्डिंग कंपनी में तो हमने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी भी इंटरेस्टेड है, लग रही है प्रॉफिटेबिलिटी उसमें ज्यादा है, तो उन लोग इसमें भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई दे नीड कंसोलिडेट बैलेंस शीट. नाउ नेक्स्ट, it helps in judging the efficiency performance of the group as a whole. and of course अब now एक से भले दो, जब हम एक साथ दोनों की बैलेंस शीट हमारे आंखों के सामने होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक उनको जज कर सकते हैं कि भैया दोनों साथ साथ काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं. अंडरस्टूड. एज अ होल तो हमें आइडिया मिलती है कि हमने जो डिसीजन लिया है होल्डिंग कंपनी ने कंट्रोल करने का अलग अलग कंपनीज को, वो डिसीजन हमारा करेक्ट है या नहीं. गॉट इट. लास्ट, it helps to understand financial state of a group as a one business. of course एक से भले दो,
इससे अगर उनकी एसेट भी हमारे एसेट से मिलाएगी तो डेफिनेटली हमारी एसेट क्या होगी, बिगर होगी, प्रॉफिट बिगर होगा, रिजर्व्स बिगर होंगे, हमारे शेयर होल्डर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिगर होंगे, तो डेफिनेटली हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी होगी, मार्केट में हम ज्यादा होंगे। गॉट इट? सो इस वजह से हमें कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी होती है। अब डिसएडवांटेज भी है, जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी है। सो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इट मे कंसील import information from the shareholder when the company differ in respect to profit business growth। अब ऐसे हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल देखो x एंड y का 10 लाख असेट है और वन सेक और y का है 5 लाख। अब ये दोनों का जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम असेट साइड, देखो ये लायबिलिटी साइड होती है, ये असेट साइड होती है, तो एज्यूम करो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, और दोनों की कीमत क्या है 15 लाख, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को नहीं मिल सकती है। मे कंसील इम्पोर्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो एक शेयर होल्डर को एग्जैक्टली नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली लैंड एंड बिल्डिंग एक्स की कितनी है, वाई की कितनी है, इसमें एग्जैक्टली प्रॉफिट किसका है, रिस्क किसकी है, ये एग्जैक्टली हमें नहीं समझेगा जब हम एक साथ देखेंगे। ये अलग से एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट देखी, सॉरी एक्स की बैलेंस शीट देखी और वाई की अलग से बैलेंस शीट देखी, तो हमें समझ में आएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन अच्छा कर रहा है, किसकी बिजनेस रिस्क ज्यादा है, किसकी ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन वही मिला के करेंगे तो फिर हम अंदाज नहीं बांध सकते एग्जैक्टली पिक्चर क्या है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट वन, consolidation may mislead the shareholder if the activity of subsidiary are dissimilar from those other company। ये भी तो एक है, बैलेंस शीट में हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा बिजनेस क्या है, होल्डिंग कंपनी का अलग बिजनेस, सिमिलर बिजनेस नहीं है, और जो सब्सिडरी है उसका अलग बिजनेस, दोनों के बिजनेस डिसिमिलर है, तो इसके वजह से मिसलीडिंग हो सकती है, मिसगाइड हो सकते हैं शेयर होल्डर, एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर ही नहीं होगा उनको, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अंडरस्टूड? नाउ सबसे मेन पार्ट अब आपका स्टार्ट होगा। अब हमें क्या क्या अकाउंट ओपन करने हैं, क्या क्या उसके लिए वर्किंग हमें नोट बनाने हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला काम आपका वर्किंग नोट ही होगा, किस किस की वर्किंग नोट बनानी है, क्यों बनानी है, और फिर वो वर्किंग नोट हमें कहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। हमें मेन कंसोलिडेट बैलेंस शीट ही बनानी है, लेकिन वो बैलेंस शीट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो लिखने के लिए हमें कौन कौन से वर्किंग नोट बनानी है, ये बहुत जरूरी है। तो इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लो ये इस स्लाइड का। सो पहली प्रोसीजर है डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी एंड शेयर ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, नहीं समझा? अब ध्यान से देखो फिर से। अब एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो एक्स कंपनी है इसने वाई कंपनी से क्या किया, एक्वायर्ड किया शेयर्स, ठीक है। तो इसमें अब ये आपको समझा कि एक्स कंपनी ये होल्डिंग कंपनी है एंड वाई कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। अब वाई कंपनी के शेयर थे 10,000, इसमें से एक्स कंपनी ने 6,000 शेयर लिए। देखो हाँ, y के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे, ये नंबर ऑफ शेयर की बात हो रही है, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स। तो y के पास थे 10,000, x का दिल आ गया y पे, बोला मुझे तो ये कंपनी चाहिए, तो क्या किया, x कंपनी ने y कंपनी के 6,000 शेयर परचेज किए, तो मोर देन 50% हो गया, तो x कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी एंड y कंपनी बन गई सब्सिडरी कंपनी। अब मुझे आप बताओ, इसके पास 6,000 है, तो अब y के पास कितने नंबर ऑफ शेयर है, 4,000 ही रह गए। तो अब देखो हमें क्या ढूंढना है, हमें इनका रेशियो ढूंढना है। तो सिंपल, सबसे पहले आपकी स्टेप होगी डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो देखो अब क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्मूला है 6,000 में से 10,000, इसका मतलब रेशियो कैसे आएगा बताओ मुझे,
ये 3 0 गए, 3 0 गए, सो 3/5 अंडरस्टूड। तो अब एक्स कंपनी का कंट्रोल कितना है 3/5। तो हमें पहले ये निकालना है। देखो फिर एक बार 6000, इसके पास बचे 4000, तो 10,000 में से 6000 एक्स के है, तो 6000 अपॉन 10,000 3/5। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है, जब 5 चॉकलेट रहेंगे टोटल तो उसमें से 3 चॉकलेट पे किसका हक रहेगा, एक्स का रहेगा। अब वैसे ही y का बताओ मुझे, y का कैसे रहेगा, सिंपल 5 डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 5 माइनस 3 2, तो सिंपल है, जब 5 चॉकलेट्स रहेंगे तो 2 चॉकलेट पे किसका हक रहेगा, y का। कैसे आया, तो देखो 4000, ये भी हम करते 4000 अपॉन 10,000, इसका भी सेम 3 0 गए, 2 2 जा 2 5 जा, तो आया 2/5। तो अब इसका रेशियो, अब आप कोई भी बताएगा कि एक्स कंपनी पे कितना कंट्रोल है 3/5 और y 2/5। देखो मतलब 5 चॉकलेट में से, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट हो गए एक्स के और 2 चॉकलेट हो गए y के, तो ऑफकोर्स इसका शेयर ज्यादा है, तो x विल बी होल्डिंग कंपनी एंड y विल बी सब्सिडरी कंपनी। तो पहली स्टेप हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि शेयर डिटर्मिनेशन मतलब फाइंड आउट शेयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन अ सब्सिडरी कंपनी। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया है। चलो नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। देखो सब सेम एक दूसरे से रिलेटेड होती है, लास्ट वाली सेम। अगर आपको याद रहेगी तो वो सेमिस्टर में एक प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एक चैप्टर था, है ना, तो वो देखो हमें यहाँ पे काम आने वाला है। कैसे आने वाला है, तो सिंपल है। अब क्या हो गया है, अब ये कंपनी देखो फिर से एक्स एंड वाई, ओके। अब इस कंपनी के जनरल रिजर्व हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, तो अब किसका हक है, एक्स का कंपनी का। अभी हमने निकाला इसका 3/5 और इसका सिर्फ 2/5, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक्स कंपनी ने एक्वायर्ड किया वाई को, लेकिन हमने सीखा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में कि इसको काफी समय लगता है, लेकिन ये कंपनी ने तो एक्वायर तो अभी किया है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल देखो हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है अकाउंटिंग ईयर, मार्च में एंड होता है। एज्यूम करो कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन्हें ना 1 अक्टूबर को मिला, ठीक है, लेकिन इन्होंने कब का ही, ये अप्रैल है, हाँ इन्होंने, लेकिन एक्स कंपनी ने तो अप्रैल में ही एक्वायर्ड किया है वाई को, लेकिन वो काम सर्टिफिकेट मिलते मिलते अक्टूबर गए। तो इफ यू रिमेम्बर कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको प्री वाला पीरियड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट। गॉट इट? तो ऑफ कोर्स y का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्री में बंटवारा होगा और बाद में पोस्ट में बंटवारा होगा। तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि x कंपनी को कितना प्री प्रॉफिट मिलने वाला है, कितना पोस्ट मिलने वाला है। अंडरस्टूड? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हो सकता है ये पहला अब शायद आपको लगेगा अरे डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हम जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ अब ये याद रखो कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। गॉट इट? तो इस तरीके से पहला हमने फाइंड आउट किया उनका किसका कितना शेयर है, डिटर्मिनेशन, ओके, मतलब पहले जायदाद का बंटवारा हो गया कि किसका कितना शेयर है, फिर उसके बाद प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा बिफोर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। गॉट इट? अब थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एक्स एंड वाई। अब देखो 6000 शेयर इसके पास है, लेकिन 4000 भैया इसके पास भी तो है, ठीक है, एक्स बन गई होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट्स, इसका पेरेंट्स बन गया, लेकिन फिर भी ये पूरा तो खाली नहीं है ना, y के पास भी तो 4000 नंबर ऑफ शेयर अभी भी बाकी है, तो हम इसको कहेंगे माइनॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे हमको देखना है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट में भी हिस्से हो गए, अब
हमारा हिस्सा हमको पता चला इसका 3/5 है और इसका 2/5 है, तो जो भी प्रॉफिट होगा अब वो भी तो इनके हिस्से में बंटना चाहिए। ये भी तो है, अभी तक जिंदा ही है ना, मतलब ये कंपनी एग्जिस्ट है, पूरी की पूरी इसमें मर्ज नहीं हुई है, गॉट इट, लिक्विडेशन नहीं हुआ है, सिर्फ इसने थोड़ा सा इस पे कंट्रोल किया है, गॉट इट, लेकिन इसका अस्तित्व अभी भी है, 4000 शेयर अभी भी इसके पास है, गॉट इट। तो हमें इनका भी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि इसको हमें क्या क्या जायदाद में से देना है। सिंपल, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, बड़े भाई को क्या क्या जायदाद में आएगा और छोटे भाई को क्या क्या आएगा, उसे कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट वन, अब हमें आगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसे भी हम कहते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब ये क्या है, ये जब हम सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी कंफ्यूज मत करो, सिर्फ ये लिख कर रखो स्टेप, क्योंकि हर प्रॉब्लम में ये स्टेप आपको जरूरी है, ये आपको लिख के ही लिखना है रफ में कि कौन कौन से, और जैसे जैसे एक एक स्टेप हो गया आपको ऐसे टिक मार्क करना चाहिए, ये स्टेप हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और फिर फाइनली हमको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी है, फिर कुछ नहीं है, ये अगर आपका करेक्ट कैलकुलेशन आया ना तो कंसोलिडेट ऑटोमेटिकली आपकी टैली हो जाती है, तो उसका टेंशन लो ही मत। आप क्या करोगे ज्यादा प्रैक्टिस इन चीजों की, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल, ये मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी तो बंटवारा होगा, एक्स एंड वाई, वाई का जो भी रहेगा प्री एंड ये, तो इसमें बंटवारा होगा ना, क्योंकि अब एक्स का भी इसमें कंट्रोल है, तो एक्स तो बोलेगा ना मेरा भी इसमें हिस्सा है, तो इसे हमें क्या करना है, फिर से कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। अंडरस्टूड। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मुझे पता है थोड़ा शायद आपको डिफिकल्ट लगेगा। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक। नाउ इट कम समटाइम, ये जो है ना नेक्स्ट वाली, ये देखो 1 2 3 4 5, ये मोस्ट प्रोबेबली आते ही आते, ये आपको कैलकुलेशन कंपलसरी करना ही है। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, इट डिपेंड्स ऑन द एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट में ऐसे कुछ दिया होगा ना कि क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो हमें ये करना है, ठीक है। तो ये भी जब मैं एडजस्टमेंट आएगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं आपको घबराना नहीं चाहती हूँ। ओके चलो, इसके बाद हमें एलिमिनेशन ऑफ इंटरकंपनी इंडेप्टनेस, अब ये भी हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, देखो बहुत बार क्या होता है ना, अब जैसे कि ये एक्स एंड, लेट मी क्लियर वन से, ये मुझे क्लीन करने दो। ओके अब बहुत बार क्या होता है ना, अब एक्स एंड वाई है, ये सालों साल मार्केट में है, तो ऐसे बहुत बार हो सकता है कभी एक्स इसका कस्टमर हो तो कभी वाई इसका कस्टमर हो, मतलब क्या, कभी ये क्रेडिटर हो सकता है, मतलब ये डेटर्स है, या कभी ये डेटर्स हो सकता है इसका, मतलब ये क्रेडिटर्स है इसका, तो इंटर रिलेशन आया समझ में, इंटर रिलेशन, तो ऐसे बहुत सारे होंगे इंटर रिलेशन में ट्रांजैक्शन हुई होगी, तो वो हमें क्या करना है, कैंसल करना है, एलिमिनेशन मतलब गायब करना है, कैंसल करना है। अंडरस्टूड। सो ये भी एडजस्टमेंट में ही आता है, बहुत आसान एडजस्टमेंट है, इसका ज्यादा टेंशन मत लो, इसको हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, ये भी जब एडजस्टमेंट में देगी तो ही आएगी, गॉट इट। तो कुछ कुछ एडजस्टमेंट में दिया तो ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। एंड फाइनली ऑफ कोर्स, अब एक बार ये सब हो गया 1 2 3 4 5, यूजुअली ये 5 स्टेप्स हो गई, अगर एडजस्टमेंट में दिया तो ये और दो, फाइनली फिर हमें क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। इसमें तो सिर्फ हमको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, अगर ये आपका करेक्ट आ रहा है सब, तो ये सब अमाउंट उठा के हमको बैलेंस शीट में डालनी है, फाइनली बैलेंस शीट टैली करनी है। ये बहुत आसान है, लेकिन ये करने के लिए ये सब करना है। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, 7 to 8 प्रॉब्लम्स मैं आपको लूंगी, तो श्योरली आपका सब एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे और आपको इजी लगेगा। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।